जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एबीएन डिजिटल और मैं आपसे मुखातिब हूँ शेख फरहान अली। नाज़रीन, सदियों पुराने इलाका मैं इस वक्त मौजूद हूँ तुलंबा में। मेरे अकब में आप किले की पुरानी फजील देख रहे हैं। तुलंबा किला भी उस सुनहरी दौर की यादगार है। ये किला जो है राजा और महाराजाओं का जो तख्त हुआ करता था। हमारे साथ राना यूसुफ साहब यहाँ मौजूद हैं तुलंबा में। आइए इनसे जानते हैं कि किला कब तमीर हुआ, इसकी क्या तारीख है। जी राना साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये किला जो है ना जी, आपके सामने जिसके साथ आप खड़े हैं, ये किला मुगलों के दौर से इसकी निशानदेही होती है कि अकबर आजम का दौर, उससे भी पहले बाबर के दौर तक भी इसकी निशानदेही होती है कि मुगलों ने बनाया था। और हो सकता है यही किला शेर शाह सूरी ने भी इस्तेमाल किया हो या उसने बनाया, इसलिए कि शेर शाह सूरी ने जो मुल्तान, लाहौर से लेके और दिल्ली से लेके मुल्तान तक मेन रोड एक ही बनाई थी उसने अपने 5 साल दौर में। वो ये है जो तलम्बे के अंदर से इस किले के साथ से गुजर रही है इस पे। और इसके हर 10वें मील पे उसने फौजी छावनियाँ बनाई थी जहाँ पे ताज़ा दम घोड़े मिलते थे। डाक का इंतजाम उनसे चलाया जाता था। मुसाफिरों को रहने के लिए सराय होती थी जहाँ पे उनके लिए खाने का बंदोबस्त होता था। हर 10वें मील पे शेर शाह सूरी ने इस सड़क पे सराय बनवाई थी, जिनको आज तक फौजी छावनियों के नाम से लोगों ने कई इस्तेमाल में ले आए हैं, कई किसी हालत में ख़त्म हो चुकी हैं। हो सकता है ये किला उसी की एक कड़ी हो। शेर शाह सूरी के दौर में भी ये किला इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे जाटों की आबादी थी। तारीख ये बताती है कि सिकंदर आजम जब इस दरियाए रावी के किनारे किनारे पे सफ़र करता हुआ है, यहाँ उसकी जाटों से लड़ाई हुई है। उन जाटों से एक मौरख ने लिखा है कि वो जख्मी भी हुआ है, जो कराची तक पहुंचा है। कराची पे उसका जख्म ज्यादा हुआ, उसने वापसी का इरादा किया यूनान जाने का। यूनान तक नहीं पहुंचा, रास्ते में मर गया था सिकंदर यूनानी, जिसे सिकंदर आजम बोलते हैं। वो यूनान घर तक नहीं पहुंचा था, रास्ते में मर गया था। वो यहाँ जाटों के साथ टकराया था, यहाँ के जाट उसके साथ लड़े थे। उसने फिर इन जाटों को मारा और इस इलाके में उसने आग लगाई, तय किया, जिसकी निशानी अभी आप देख के भी आ रहे हैं, भेड़ वगैरह। हो सकता है ये उसी दौर की आग लगाई हुई हो। ये तारीखें हैं ना जी सारी, इनको कंसल्ट करोगे, इनको एक जगह करोगे तो फिर जाके किसी नतीजे पे पहुंचोगे। ये सब तारीखें हैं। उसी ने इन जाटों को मारने के बाद इस इलाके को आग के हवाले कर दिया, क्योंकि उस वक्त के हुक्मरान जिस शहर को फतह करते थे उसको जला दिया करते थे। यही चंगेज खां का आलम था, यही हलाकू खां का आलम था, यही सिकंदर आजम का आलम था। जिस इलाके को फतह करते थे उसको आग की नजर करते थे, जला दिया करते थे। अच्छा राना साहब, इसमें सुना है कि कुछ तख्त भी होता था जो बादशाह बैठते थे और इसमें जेलें भी बनाई गई थी, एक पूरा सिस्टम था, वो जरा बताइएगा। जी तख्त वगैरह तो हमने कोई नहीं देखा। जेलें में के हमारे, हाँ, यहाँ हम 5वीं जमात तक पढ़े हैं इस किले के अंदर, मैं पढ़ा हूँ। इसका जो इस तरफ का पोर्शन था वो उसमें दफातर थे और इस किस्म की कमरे थे जिनको जेलें कहा जाता है। आजकल सलाखें लगी हुई और कमरे बंद, और ऊपर से भी उनके लेंटर वगैरह और सलाखें पड़ी हुई। ये हिस्सा सारा हो सकता है कि यहाँ की मकामी परगने की या तहसील की या जिली लेवल की हुकूमत का ये इंतज़ाम हो, और उन्होंने इस इलाके के जराइम पेशा लोगों को यहाँ काबू रखने के लिए किले के अंदर जेलें वगैरह बनाई हुई होंगी, और यकीनन बनाई होंगी, क्योंकि उस वक्त और तो कोई जरिया था नहीं, कोई इलाकाई तो बड़े, कोई थाने, कोई इस किस्म के सिस्टम नहीं थे। वो यहाँ पे जराइम पेशा लोगों को बंद रखते थे किलों के अंदर। और जब कभी आबादी को जरूरत पड़ती थी, बाहर से किसी कौम ने हमला किया, सारी कौम इस किले में दाखिल होकर अंदर से झंडा लगा लिया करती थी। ये निशानदेही है इनके मकामी जिली फौजों के दस्तों के बैठने की। ये है तोड़ेदार बंदूकों की, और वो है ऊपर तीरों की। अगर दुश्मन किले के करीब होता, तोड़ेदार बंदूकें भी इनसे फायर कर, अंदर नफरी बैठी होती थी, इसके अंदर फसील थी बहुत चौड़ी जो गिरा दी गई है, उस पे से आदमी भाग सकता था जी। उस फसील पे फौज बैठी होती। अगर दुश्मन यहाँ किले के करीब आता तो ये ऊपर से फायर करते थे तीर का, जब दूर होता था दुश्मन, और जब किले के बिल्कुल करीब आ जाता था तो निचले सुराखों में से तोड़ेदार बंदूकें वो फायर करके उसको किले से दूर भगाया जाता था। ये वो सिस्टम है जो तुम्हें नजर आ रहा है। अच्छा राना साहब, सुना है कि जब मुल्तान पे हमलावर होते थे तो फिर वो तुलंबा पहले स्टे करते थे, पहले तुलंबा को फतह करते थे, फिर मुल्तान के लिए निकलते थे। जी, अगर तो हमला आवर आता है लाहौर साइड से दरिया रावी के किनारे पे, तो साफ जाहिर है तुलंबा पहले आएगा, मुल्तान बाद में आएगा।
और अगर कोई किसी और सिमत से आता है, किसी और तरफ से, अक्सर हमलावर इधर से आए, कश्मीर से दरिया जेलम के किनारे से लाहौर, लाहौर से यूं फिर आगे आते हुए मुल्तान तक ये पता करते हैं। अक्सर जितने भी गैर मुल्की हमलावर आए हैं वो इस तरफ से आए हैं, तारीख ये बताती। दरिया जेलम के किनारे पंजाब में दाखिल होते थे, फिर पंजाब से लाहौर फतह करते थे, लाहौर से अगर दिल्ली को जाना होता था तो पीछे लौटते थे बागे से, और अगर उन्होंने आगे आना होता था लाहौर से तो फिर यही दरिया रावी का किनारा मुल्तान तक फतवात करते हुए आते। जनाब साहब यहाँ पे जो खत आते थे वो भी घोड़ों के जरिए आते थे, उसके बाद ये डाक का एक निज़ाम था अपना अपना हर हुकूमत का। शेर शाह सूरी का ये सिस्टम था, हर 10वें मील पर डाक ताज़ा दम घोड़े खड़े होते थे। अच्छा जी। एक 10 मील के फासले तक एक आदमी थैला डाक का लेके घोड़े पे बैठता था, उसको सरपट भगाता था। बहुत अच्छी, यानी पक्की नहीं थी लेकिन कच्ची पक्की से अच्छी सड़कें थी, इनके ऊपर सरपट घोड़ा भाग के आगे 10वें मील की सराय पे उसने वो थैला जाके उसको दे देना, घोड़ा बांध देना, आप वहाँ पे आराम करना जी। हर 10 मील पर उसने लाहौर दिल्ली से लेके और मुल्तान तक सराय बनाई हुई थी। मुसाफिर जो पैदल रास्ता चलते थे वो इन मुसाफिरों के लिए 24 घंटे खाना पकता था उन सराय में। 10 दिन रहो, 5 दिन रहो, 4 दिन रहो, 10 मील का सफ़र है, 2 मील का सफ़र है, आराम से तुम्हें खाना मिलेगा। ये तमाम तकरीबन हुकूमतों का निज़ाम था, सड़कों के ज़रिए डाक के पहुँचाने का। डाक का सिस्टम घोड़ों के ज़रिए, उस वक्त ताज़ा दम घोड़ों के ज़रिए आगे से आगे, आगे से आगे, एक ही दिन के अंदर पहुँचा देते थे। ये तो 3-3 दिन में भी खातर उड़ जाते थे। मतलब तब इतना अच्छा निज़ाम था। बहुत अच्छा। गो उनको ये शख्सी हुकूमतें कहते हैं, गो उनको ये इलाकाई हुकूमतें, लेकिन वो इनसे 1 लाख दर्जा अच्छे हुकूमत का इंतजाम था। ये तो वैसा इंतजाम कर ही नहीं सकते जितनी हुकूमतें उन्होंने की हैं। 600 साल तक हुकूमतें रही जी। 1857 में अंग्रेज ने आके कब्जा किया है ना हिंदुस्तान पे, उससे पहले मुगल 300-400 साल यहाँ पे हुकूमत नहीं करके गए। दुनिया में सबसे बड़ा मरकज तजारत का हिंदुस्तान था, दुनिया में सब कपड़ा काटन का हिंदुस्तान से जाता था। बंगाल की बनी हुई जो है वो काटन, बंगाल की बनी हुई मलमल, उसको एक अंगूठी के हल्के से 100 गज के थान को निकाल लिया जाता था। ये कारीगर हिंदुस्तान में थे। अंग्रेज ने जब यहाँ पे कब्जा किया, ऐसे पुल बनवाए दरियाओं के जो ट्रेन गुजरने के बाद खुद इकट्ठे हो जाते थे, ट्रेन आने के साथ खुद खुल जाया करते थे। अंग्रेज ने उन तमाम कारीगरों के हाथ कटवाए, पैंचे कटवाए, मरवा दिए, और यहाँ से लेके ये तमाम मशीनरी बंगाल से, पंजाब से, इस हिंदुस्तान से लूट के ले गया वो जालिम का बच्चा, उसने इंग्लिस्तान में पहुंचा। तमाम सोना चांदी हिंदुस्तान का लूट के अंग्रेज लेके गया। ये वो मुल्क था जहाँ पे मजदूरी में हर मजदूर को या सोने का सिक्का दिया जाता था या चांदी की अशर्फी दी जाती थी। आज मजदूरों को कागज पकड़ा दिया जाता है, ये मेरा गोला आ रहा है, इसको दे दो 100 रुपए की चीज। क्या है तुम्हारे पल्ले? 15-15 जहाज मलका बरतानिया के दौर के कलकत्ते और बंबई की बंदरगाहों पे लंगर अदाज रहते थे, जिनमें सोने चांदी की अशर्फियां और सिक्के भर भर के इंग्लिस्तान को ले गया है वो 100 साल में। उसे हिंदुस्तान को कंगाल किया। फिर भी मलका ने कहा था कि ये ऐसा मुल्क है जिसकी जमीनें सोना उगलती हैं, 5 साल के बाद ये फिर पाँव पे खड़े हो जाएंगे, इनको टुकड़ों में तकसीम करें। जनाब सुना है कि जो कोहिनूर हीरा है वो भी इस किले में कुछ टाइम रहा। यहाँ तो नहीं, दिल्ली के लाल किले में, क्योंकि दिल्ली पूरे हिंदुस्तान की राजधानी थी, मरकज था। जितने भी हुक्मरान आए हैं दिल्ली उनका मरकज रहा है। दिल्ली, फिर शादरा, फिर आगरा, ये करीब करीब शहर उन्होंने बनाए थे। दिल्ली में वो मुगलों के पास रहा, मुगलों से गया है ना आखिरी कोनूर, बहादुर शाह जफर की कस्टडी में था ना, वो मुगलों से गया है और मुगलों तक कोनूर इनके पास था और वो दिल्ली के किले में था। ये तमाम इमारतें, ये तमाम सारी चीजें ये मुसलमानों की बनाई हुई हैं। आज कोई माई का लाल ऐसी बना के तो दिखा दे, सारी दुनिया का अंग्रेज इकट्ठा हो जाए इनके बराबर, मुझे एक इमारत बना के दिखा दे जो मुगलों के दौर में बनी हुई। वो तो इन जैसी बना तो क्या सकेंगे, वो हिफाजत नहीं कर सकते इनकी। और ये हमारी हुकूमतें बेचारे वो गिरती जा रही हैं। ये किला देखो, देखो ये गिर नहीं रहा है, क्या हिफाजत की है इन्होंने इसकी। ये हमारी निशानी थी बड़ों की। लोग बड़ों की निशानियों को संभाल संभाल के रखते हैं कि हमें कोई कहे कि ये फलां का बेटा है। उनके बगैर हम क्या है, हम क्या बता सकते हैं हम किसकी औलाद हैं, जब तक बाप का नाम नहीं बताओगे, दादे का नाम नहीं बताओगे जी, अपना इलाका नहीं बताओगे, तुम्हें कौन मानेगा तुम किसके बेटे।
लेकिन ये लोग अपनी अपनी निशानियां ऐसे करते हैं, ये देख लो ये गिर रहा है और गिरा दी तमाम तामीरात, ये इसकी हिफाजत नहीं कर सकते बेचारे, बनानी तो एक तरफ रही। हाँ बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया। जी हमने आपको जो है वो तुलंबा का किला दिखाया जिसकी बड़ी ऊंची फजील है, और इस पर जब भी हमला आवर होते थे मुल्तान को फतह करने के लिए। साथ एक मेरी वो चीज़ फिर ऐड कर लो, खुदा के लिए मैं आपकी वसातत से अरबाब हुकूमत को भी और इलाकाई क़यादतों को भी फिर अपील करता हूँ कि इस तुलंबे के हाल पे रहम कर दो। इसको लूट लिया हर आदमी ने, तबाह कर दिया, इसका कोई रास्ता नहीं है, ना यहाँ रेलवे स्टेशन है, ना मुस्तकिल कोई लारी अड्डा है, ना मुस्तकिल कोई मंडी है। ये इलाका सारे का सारा जरखेज है, आदम खेज है, मर्दम खेज है, और इस इलाके के लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाया। लेकिन इस इलाके के साथ वो ज्यादती की गई कि मेन रोड इनकी ये चीचा वतनी से तुलंबे को होके गुजर, अगर ये भी चालू कर दी जाए तो ये तुलंबा खाने कमाने के काबिल तो हो जाए, इसको कोई आमदन तो हो, इसको तो कोई आमदन ही नहीं है, बाहर से कमा के लाओ अपने घरों में बैठ के खा लो। ये जुल्म हमारे साथ हो रहा है। हाजी अब्दुल हकीम मियाँ चन्नू